वो 12 मार्च 1993 की सुबह थी। मुंबई में चाय की दुकानें खुल रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और लोगों को खबर भी नहीं थी कि अगले कुछ घंटों में ये शहर हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी, कुछ लोग जानते थे, कुछ लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन थी जो शायद ये सब रोक सकती थी, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ ब्लास्ट की नहीं है, बल्कि उन वार्निंग्स की है जो सुनी नहीं गई, उन सिग्नल्स की है जो कि इग्नोर किए गए, और उन फीलिंग्स की है जो हजारों जिंदगियों को उनका हक नहीं देने दिया। वो हक कि वो उस दिन सिर्फ घर लड़ सके। ये स्टोरी है एक शहर की, एक सिस्टम की, और उन सवालों की जो आज भी जवाब मांग रही है। मार्च 1993 से काफी पहले मुंबई की गलियों में कुछ अलग ही हलचल थी। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे। मुंबई खुद एक जिंदा आग, हजारों लोग मारे गए, शहरों में कर्फ्यू लग गया और दोनों कम्युनिटीज के बीच एक ऐसी खाई बनी जो डेकेड्स तक भरी नहीं गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के एजेंट्स उन दिनों हाथ पैर मार रहे थे। उनके पास रिपोर्ट्स आ रही थी, ऑफिस में व्हिस्पर्स सुनाई दे रहे थे, अंडरवर्ल्ड की कनेक्शन, दुबई से आई हुई फोन कॉल्स और बड़े बड़े नाम, और ये सब कुछ एक खतरनाक तस्वीर बना रहे थे। लेकिन ये तस्वीर किसी ने पूरी तरह देखी नहीं, या शायद देखी तो थी लेकिन पूरी तरह माना नहीं। दाऊद इब्राहिम, ये नाम 1993 में वैसे नहीं जाना जाता था जैसे आज जाना जाता है। वो एक बड़ा नाम था, लेकिन एक क्रिमिनल के तौर, एक ऐसा आदमी जो दुबई में बैठा हुआ मुंबई की क्राइम वर्ल्ड चलाता था। लेकिन आईबी के कुछ ऑफिसर्स को शक होने लगा कि बाबरी के बाद दाऊद कुछ बड़ा करने की सोच रहा। वो बदला लेना चाहता था, और ये बदला सिर्फ किसी एक आदमी से नहीं, पूरी एक व्यवस्था से। जनवरी 1993 के एंड में एक रिपोर्ट आई। सोर्सेस ने बताया कि बड़े स्केल पर कुछ प्लान हो रहा है मुंबई में। आरडीएक्स की बात थी, स्मगलिंग की बात, लेकिन ये रिपोर्ट आई, फाइल में गई और वहां पर बस गई। सोचिए, अगर उस एक रिपोर्ट को सीरियसली लिया गया होता, अगर उस एक पेज को किसी ने उठाया होता और उस पे एक्शन लिया होता, शायद वो 257 जिंदगियां आज भी होती। लेकिन ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी। कस्टम्स और लोकल इंटेलिजेंस के पास फरवरी 1993 में कुछ और भी था। एक टिप मिली थी एक फिशिंग बोट के बारे में जो रायगढ़ के कोस्ट लाइन पे आके लगी थी। वो बोट सीधी नहीं थी, उसमें कुछ था। महाराष्ट्र पुलिस के एक जूनियर ऑफिसर ने अपने सीनियर को रिपोर्ट किया, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है, स्मगलर से शायद। लेकिन मुंबई 1993 में स्मगलर्स तो आम बात थी। शहर में इतना कुछ चल रहा था, कौन सुनेगा एक जूनियर ऑफिसर्स की बात। पर अगर कोई सुनता तो शायद वो बात उन आरडीएक्स की कंटेनर्स तक पहुंचती जो रायगढ़ की उन घरों में छुपाई जा रही। वो आरडीएक्स जो बाद में मुंबई के सड़कों के नीचे दबा दिया गया। 3 हफ्ते बाद ब्लास्ट के लिए तैयार। और फिर आया वो वक्त जब शहर के कुछ अंधेरों में एक्चुअली कुछ नजर आया। एक इन्फॉर्मर, एक आदमी जो दोनों तरफ से जाना जाता था, अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों के लिए। उसने कुछ दिनों पहले, शायद 10 मार्च के आसपास, एक कांस्टेबल को कुछ बताया। उसने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। बॉम्ब की बात की, कई जगहों की बात की, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल से आगे बढ़ी ही नहीं, या बढ़ाई तो गई लेकिन इतनी लेट की ये इन्फॉर्मेशन का कुछ हो नहीं सकता था। इंटेलिजेंस का काम होता है कि डॉट्स को कनेक्ट करना, एक रिपोर्ट से दूसरे रिपोर्ट तक, एक टिप से दूसरे टिप तक, एक नाम से दूसरे नाम तक, सब कुछ जोड़ना। लेकिन 1993 में वो सिस्टम इतना फ्रैगमेंटेड था, इतना साइल्यूट था कि लेफ्ट हैंड को पता ही नहीं था राइट हैंड क्या पकड़ रही। आईबी, रॉ, लोकल पुलिस, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड सब अपने अपने दरवाजे बंद करके काम कर रहे थे। और यही वो गैप था जिसमें पूरा कंस्पिरेसी आराम से चुप गई। 12 मार्च 1993 शुक्रवार, मुंबई का एक बिजी वीकडे, स्टॉक एक्सचेंज खुला,
जावेरी बाजार में सोना बिकने लगा और होटल्स में लोग आए गए। शहर अपनी रोज के रफ्तार में चल रहा। और फिर दोपहर के 11:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में एक कार बॉम्ब फट गया और इतना बड़ा धमाका कि बिल्डिंग कांपी, शीशे टूट गए, सीलिंग गिर गए और वो लोग जो सिर्फ अपनी जिंदगी जीने आए थे वो पल भर में कुछ और हो गए। लेकिन ये तो सिर्फ पहला। अगले 2 घंटे में मुंबई में कुल 12 जगहों पे ब्लास्ट। फिशरमैन कॉलोनी, एयर इंडिया बिल्डिंग, बड़े होटल, पासपोर्ट ऑफिस, वर्ली सीटेस, महिम एरिया, एक के बाद एक जैसे कि कोई घड़ी चल रही। पूरा शहर टूट पड़ा। एम्बुलेंसेस की आवाजें, रोते हुए लोगों की चीखें और दूर से उठता हुआ काला धुआं। ये वो मुंबई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए और पूरा हिंदुस्तान सहम गया। पर वो सवाल जो उस रात से आज तक पीछा नहीं छोड़ा वो ये था, क्या ये रुक सकता था? बाद की इन्वेस्टिगेशंस में, लिवरहम कमीशन में और कुछ जर्नलिस्ट की रिसर्च में जो चीजें सामने आई वो रूह कपा देने वाली थी। सिर्फ एक नहीं, काफी जगहों पर कुछ सिग्नल्स थे, काफी लोगों को कुछ पता था, लेकिन एक ऐसी चेन ऑफ कमांड थी जिसमें कोई भी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। एक सीनियर आईबी ऑफिसर ने काफी सालों बाद एक इंटरव्यू में माना कि प्री ब्लास्ट वार्निंग्स, उन्होंने कहा इंफॉर्मेशंस तो मिले थे लेकिन कोई एक्शनेबल इंफॉर्मेशन नहीं। मतलब हमें पता था कुछ होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कब, कहां और कैसे होने वाला है। और ये एक ऐसा जवाब है ना संतोष देता है ना राहत, क्योंकि 257 लोगों के परिवार आज भी पूछ रहे हैं, अगर आपको पता था तो कुछ किया क्यों नहीं, और अगर पता नहीं था तो आप कर क्या रहे थे? और वो जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला। इंटेलिजेंस फेलियर सिर्फ एक मिस्टेक नहीं होता, वो एक सिस्टम की पूरी नाकामयाबी होती है। उनकी नाकामयाबी जो इन्फॉर्मेशन को सीरियसली नहीं लेते, जो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करते, और उनकी भी जो सिर्फ अपनी चेयर बचाने के लिए फाइल्स दबाते रहते हैं। 1993 के बाद इंडिया ने अपने इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन क्या सच में वो हुआ? ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2008 के 26/11 अटैक वो भी आए और हर बार वही सवाल उठता है, क्या पहले से कुछ पता था? और आज की स्टोरी सिर्फ 1993 की है, और 1993 की स्टोरी ये है, एक शहर को उसके सबसे बुरी सुबह से बचाया जा सकता था। शायद अगर कोई एक ऑफिसर उस एक फाइल को सीरियसली लेता, अगर कोई एक सीनियर उस कांस्टेबल की बात सुनता, अगर 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात करते, अगर यही तो सबसे भारी शब्द है। लेकिन आज भी मुंबई में 12 मार्च को कुछ लोग फूल चढ़ाते हैं, आंखों में आंसू लेके उन लोगों को याद करते हैं जो उस दिन गए लेकिन कभी नहीं लौटे। वो लोग पूछते हैं, मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाई को किस वजह से जाना पड़ा? और ये वो शहर है जो कभी नहीं रुकता, जो हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है। वो एक दर्द अपने सीने में लेके चलता रहता है, क्योंकि कुछ जख्म भर जाते हैं और कुछ जख्म सिर्फ याद दिलाते रहते हैं कि इंसान गलतियां करता है, सिस्टम नाकाम होते हैं और उसकी कीमत सिर्फ बेगुनाह अदा करते हैं। 257 जिंदगियां, वो 257 कहानियां जो आधी रह गई, और हजारों सवाल जो आज भी हवा में